ओके सो आज हम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फुल फॉर्म। अब तक हमने एक छोटा पार्ट देखा है टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। आगे बढ़ेंगे आज। इसके पहले फ्रॉम द बिगनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो तैयार हो जाइए सब लोग, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आप लोगों को पता है, फॉर्मेट आप लोगों को पता है। अभी क्योंकि एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज का बना रहे हैं तो वी यूज्ड वन पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्टिंग पॉइंट सर हमारा लीस्ट होता है, दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। सही, जो नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट होता है ये सबसे लास्ट होता है। अभी नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से हमको नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा वो प्रथम बताएं। अप्रोप्रिएशन ऐड करेंगे। ठीक है सर, हम एप्रोप्रिएशन को ऐड करते हैं which depends on profit। प्रथम वेरी गुड, चलो बताओ क्या क्या आता है। बिल्कुल सही है, ट्रांसफर टू डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड में हमने ऐसी कुछ बातें सीखी थी जो बाकी लोगों को नहीं आती, वो पता है ना। आगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें भी हमने कुछ स्पेशल बातें सीखी हुई है, ठीक है ना। आगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस। इसके बाद कुछ माइनस करते हैं। क्या क्या करते हैं देयर। सर मैंने दूसरी तरह से फॉर्मेट याद किया है सर। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। सही है सर। हाँ कोई समस्या। हाँ आदित्य क्या क्या करेंगे। extraordinary expenses, extraordinary incomes। यहाँ पे अपन सबसे पहले कर देंगे सबसे पहले चलते अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, इन सबको वैल्यू कर लिया। इन सब सारी एप्लीकेशंस को करने के बाद क्या फिगर आया, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। इसका यू नो वेरी वेल आपको एक और पार्ट होता है, वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये फिगर आ गया। सर आप ऐसे जो जिसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है उसका अलग से बता सकते हैं, जैसे टैक्स हो गया, टैक्स पे उसका थोड़ा अलग से बता सकते हो, क्वेश्चन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही जगह ट्रीटमेंट है। नहीं सर, जैसे इंटरेस्ट का दो जगह ट्रीटमेंट है अपना, तो ऐसी बहुत सी चीजों का है। हाँ, डिविडेंड का भी शायद दो जगह ट्रीटमेंट है, तो वैसे आप एक बार अलग से बता सकते हैं। वो जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो बता दूंगा, बट मेरे को नहीं लगता कि वो बताने की जरूरत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा तुमने कैसा सीखा बताओ। सर मैंने पहले एप्रोप्रिएशन के नीचे ये चार चीज थी उसमें, टीआईपीपी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, आई इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और आखिरी में प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर अपना फिर सीधे उसके बाद नेट प्रॉफिट एज बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, गुडविल प्लस करेंगे, फिर अपन का उसके बाद आएगा अच्छा वो ऐसा तो नहीं गेट और डॉग पता नहीं ऐसे कुछ नहीं सर, आपको व्हाट्सएप पर कोई समस्या नहीं। एक्चुअली ना बस ऐसा वाला मत सीखना यार, कि वो मैंने सुना था कहीं ऐसा होता कि जीएटीटी और पीएपीपी ऐसा कुछ कुछ होता है, वो मेरे को पता नहीं। बस ऊपर के लिए था। हाँ वो एक्चुअली द थिंग इज कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म वाला सीखा था जब मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 12, पीरियोडिक टेबल क्लास 10, जब मैं पीरियोडिक टेबल नाम की कुछ चीज हुआ करती थी, वो हा ही ली वी नी ना पगल सी बस ब्ला ब्ला ब्ला। अपन ने मैम ने पूछा कि पीरियोडिक टेबल, हां मैं बता ऊपर से लेके आखिरी तक पूछा, एचिंग का मतलब बोल मतलब ये चीटिंग है, ये नहीं हो रहा आपने कैसा पूछोगे ऐसा, ये चीटिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो 10th की बात हो रही है, पीरियोडिक टेबल 10
तो एच ई की बात हुई तो एच ई ठीक है। अच्छा उन्होंने चल चल कोई बात नहीं, एल बता। देखो घर आया मैं एल एल्यूमिनियम में तो एच ई मतलब ऐसे उस दिन एक बात समझ वहां तो अपन ने ऐसे काउंटर कर लिया, कवर कर लिया अपने आप को, लेकिन फिर घर आके रियलाइज हुआ नहीं ये काम ठीक है, पीरियोडिक टेबल टाइम के लिए ठीक है, 10वीं के लिए काम आ जाएगी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं आएगी अपने को। तो अगर समस्या ही नहीं है और शॉर्ट में बता सकते हैं, लेकिन नहीं अपन को करना है। आप बोलो उसको शॉर्ट फॉर्म में चलेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लिख लो उसको शॉर्ट फॉर्म में चलेगा, लेकिन बोलो पूरा। जैसे अगर हम सीओजीएस की बात करते तो मैंने जब भी अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाया कभी सीओजीएस नहीं बोला, बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मानता हूं लिखा को सीओजीएस है, लेकिन बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी की बात हुई तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट बोला, लिखा जीपी, इसे ओके हो। एनपी की बात हुई बोला नेट प्रॉफिट, लेकिन लिखा अपन ने एनपी। तो लिखने पे चलेगा लेकिन बोलने का पूरा। तो हर एक चीज यहाँ पे ये भी कोई ये अंडरस्टूड है, आप इसको 5 बार लिखोगे कोई नहीं लिखवाता इसको, लेकिन मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि अगर बाय चांस ये आ गया और आपके दिमाग ने क्लिक नहीं किया ना उस समय पे, शॉर्टकट वाले जुगाड़ में क्लिक नहीं होना, तो 6 नंबर से ना सीधे 2 नंबर पे आ जाता है व्यक्ति। समझ आया? और ये कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 6 से जब 2 पे आता है ना, और वो कर जाती है कि वो आपका जो राइवल रहता है ना वो आगे निकल गया आपसे, और फिर वो आपको ऐसे टफ लुक्स देता है ना, तो वो मतलब क्या ये इतना इतना बड़ा हो गया क्या ये मेरे को टफ लुक्स देगा, वो करता है। समझ आया? तो ये बात है, और बहुत सारी बातें हैं, कोशिश बस इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर कोशिश है, ये मेरी तरफ से ऑप्शन है, बाकी आपकी जैसी शर्त है, जैसा करना है। सर मैं आपको फोटो भेज दूं ना, चेक करके बता दो सही है कि नहीं। हाँ नहीं मतलब देख मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, क्योंकि मेरे को ऐसा डाउट हो कि कहीं पे ऐसा वाला तो नहीं कर रहे हो, बस वैसा नहीं करना, बाकी आपकी जो ट्रिक है सॉलिड होगी, मेरे को ही बताना, अगर अच्छा होगा तो मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, उनका बेनिफिट भी हो जाएगा, उसमें कोई समस्या थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये आ गया भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नहीं एक्चुअली कैसा है कि यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंडेड वो वाला टैक्स है जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए पे किया। अगर उसमें लिखा है कि जो इनकम टैक्स पर्सनल है तो फिर इसमें आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना। और व्हाई दे आर मार्किंग ऑन द एडजस्टमेंट, समझ रहे हो? वो अलग से अगर दिखा जा रहा है तो वो बिजनेस है, उसके बाहर का होता तो फिर समझ पा रहे हो? तो ये दैट विल बी द केस। तो यहाँ पे हमारा फिगर आ गया, हम पहुंच गए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड इससे अपने को चाहिए ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग चाहिए तो ऊपर जाने का है, ऊपर जाने का है कि तो कैसे होगा? ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग और साथ में नॉन कैश एक्सपेंसेस, और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम। तो इसके बाद ही दे दिया सर, फाइनली पहुंच गए अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। बिफोर WC चेंजेस के केसेस की बात करते हैं तो WC चेंजेस क्या होते हैं? WC मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एनीबॉडी नोस कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? क्या होती है देर बता। एनीबॉडी सभी को पता है क्या कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। मुद्दा क्या है आपका? आपका मुद्दा है कि आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है अपने कैश के फ्लो कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश आपके पास से चला गया। इज इट ओके? या सो अब तक हमने यहाँ पे सीखा, लास्ट हम आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। बिफोर WC चेंजेस का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब वर्किंग कैपिटल, अभी हमको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स की वैल्यूएशन यू नो वेरी वेल कि क्या करंट एसेट्स होते हैं और क्या करंट लायबिलिटीज होते हैं। आपका जो मेजर फोकस होगा वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने का यही है कि आपको कैश का फ्लो पता करना है, करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज। अब ये होगा कैसे ये समझो। अगर देखो कंपेयर करते हैं 2019 एंड 2020, आपके
स्टॉक की वैल्यू, आपके स्टॉक की वैल्यू, पहले स्टॉक 10,000 रुपीज रखा था, अभी स्टॉक 8,000 रुपए हो गया। ओके, स्टॉक तो डिक्रीज हो गया। अच्छा, इसको अच्छे से कर देते हैं 18,000। ओके, तो स्टॉक पहले कितना था? तो स्टॉक 10,000 रुपए था, अभी कितना हुआ? 18,000। स्टॉक बढ़ा या कम हुआ? कितने रुपए से? 8,000 रुपीज आपका स्टॉक बढ़ा। बोलो कैश का इनफ्लो है आउटफ्लो है? ये ना, ये कैसा है ना, ये कैसा है ना, खुला होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टॉक लिया है, और अगर स्टॉक लिया इसके पे आपने रुपए नहीं दिए होंगे क्या? हाँ जी। तो इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है तो माइनस करोगे, इनफ्लो है तो प्लस करोगे। एम आई राइट? देखो यहाँ पे, तो ये होगा आपका प्लस। प्रैक्टिकली रहना, या माइनस, प्लस या माइनस, इनफ्लो या आउटफ्लो। देखना कभी भी इसमें मत जाना ना कि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देना। कैश में क्या इफेक्ट है, क्योंकि बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। तो सर एसेट्स बढ़ा, स्टॉक हमारे पास से बढ़ा, दैट मींस हमने पेमेंट की तो माइनस हो गया, पहली बात। दूसरा, स्टॉक के बाद अगर आपके डेटर्स पहले 5,000 रुपीज के हैं, अभी 1,000 रुपए के हो गए। डेटर्स पहले कितने रुपए के थे? 5,000 रुपए के थे, अभी कितने रुपए के हो गए? 1,000। डेटर्स कम हो गए, क्या हुआ? कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है? पक्की बात है। एक पर्सन से मेरे को 5,000 रुपए लेने थे, अभी कितने रुपए लेने? 4,000, सॉरी 1,000। तो कितने रुपए मिल चुके? इनफ्लो है, कैश का इनफ्लो है। ये तो एसेट्स का हो गया भाई, बढ़ेगा या कम होगा, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। ठीक है, दो चीजें होती हैं लाइब्रेरीज में। क्रेडिटर्स पहले 15,000 रुपए के थे, अभी 10,000 रुपए के हो गए। क्रेडिटर्स पहले 15,000 रुपए के थे, अभी 10,000 रुपए है। इनफ्लो या आउटफ्लो? सोचो, सपोज मेरे को श्रेया को 15,000 रुपीज देने थे, ये मेरी लाइबिलिटीज है। अभी श्रेया को मुझे 10,000 रुपए देने हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज है। लेकिन इस बीच में मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस कारण मेरे को श्रेया को 10,000 रुपए बस देने हैं इंस्टेड ऑफ 15,000? 5,000 रुपए मैंने श्रेया को पे कर दिए। क्योंकि 5,000 रुपए मैंने श्रेया को पे किया, तो उनका मेरा जो कैश का बैलेंस है वो कम हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ योर आउटफ्लो, माइनस कर दिया। Am I right? ठीक है, एक और लाइबिलिटीज की बात करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज होंगी, पक्की बात है। पहले 2,000 रुपए है और अभी 4,000 रुपए हो गया। लाइबिलिटीज क्या हुई है? लाइबिलिटीज बढ़ गई। हाँ जी, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो? पक्की बात है, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। कैसे? पहली बात तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आदित्य बताएगा। नहीं पता? श्रेष्ठी, बैंक से ज्यादा पैसे निकाले हुए, जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया उससे ज्यादा निकाला, जितना ज्यादा निकाला वो भी तो हुआ ओवरड्राफ्ट, ज्यादा निकाले ना। तो ये सर हमारी लाइबिलिटीज है, और करंट लाइबिलिटीज वही बढ़ गई। लाइबिलिटीज बढ़ी मतलब हमने बैंक से पहले 2,000 रुपए निकाला था, अब 4,000 हो गया, मतलब 2,000 और निकाल लिया, तो कैश का इनफ्लो है। मैंने बोला रॉबरी करो, कुछ भी करो, आपके पास अगर इनफ्लो आ रहा है तो आपको प्लस करने का, तो ये क्या हो जाएगा? पक्की बात है। तो दो केसेस हैं भाई, दो केसेस हैं। वो दो केसेस क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस है। डब्ल्यूसी चेंजेस क्या क्या होंगे, तभी तो वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस। डब्ल्यूसी चेंजेस में क्या दो चीजें हैं सर? इंक्रीज इन, ध्यान रखना, प्लस किसको कर रहे हैं सर? इंक्रीज इन, नहीं इंक्रीज थोड़ी ना है, वो 5 से 4 एक हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो क्या हमने ऐड किया सर? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ है और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है, तो फिर हमने उसको प्लस में लिखा है। और माइनस क्या किया जाता है सर? माइनस किया जाता है जब आपका स्टॉक मींस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो मार्क करिए, increase in current assets and decrease in current liabilities. Got it?
ये होता है भाई। इसका रियलिटी मीनिंग समझ आ गया ना कैसे? पक्की बात है। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स कम होगा, इसका मतलब कैश आएंगे। एसेट्स कम होगा, इसका मतलब कैश आएंगे, तो प्लस में लिखा है। और एसेट्स बढ़ेगा, इसका मतलब जाएगा, क्योंकि परचेज करेंगे तो कैश जाएगा। सो इसके बाद ही यहाँ पे हमारे पास जो फिगर आया दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छे से लिखूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर WC चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। ये हो गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डन। अभी क्या बचा सर इस साल का क्या क्या फिगर बचा? सर इस साल का सबसे पहली बात तो जैसे कि बड़े सारे लोग बोल रहे थे सर जो इस साल का होने वाली पेमेंट क्या है सर? टैक्स भी आपके बिजनेस की ही है, ऑपरेटिंग का ही है, तो हम यहाँ पे लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे टैक्स पेड। लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पे किया, कैश चले गया, पक्का। और लेस क्या किया जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर के कारण जो आपके जैसे लॉस बाय फायर, सर आग लग जाने के कारण गुड्स खराब हो गए। अब आग लग जाने के कारण अगर गुड्स खराब हुए, बोलो गुड्स का ही तो बिजनेस था, गुड्स का ही बिजनेस था, गुड्स के बिजनेस के कारण आग लग जाने के कारण खराब हुए, दैट मींस लॉस है। लॉस है मतलब कुछ कैश का आउटफ्लो हुआ है, अगर हुआ है तो आप इसमें से माइनस करोगे, एम आई राइट? और नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं। जैसे आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिल जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रुपए देगी ना, रुपए देगी तो उस समय कैश का इनफ्लो है, तो ऐड करोगे। समझ आया? सर फिर वहां पर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखता है तो उसमें ये लॉस बाय फायर और इंश्योरेंस सारा सब वही आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन आप देखो वहां पे पर्पस चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा क्या भाई, ये वही फिगर है जो हमने यहाँ से लिया है, ये वही फिगर है, लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने का पर्पस क्या था? वी वांट दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वंस वी गेट दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट देन वो तो हमको, क्योंकि ऑपरेटिंग है तो माइनस करना है। सपोज डायरेक्टली नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो हमको ऊपर से लेके यहाँ आने का नहीं, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही बार यूज किया जाएगा लाइक टेक्स्ट पे। तो यहाँ समझिए ये वाला जो फिगर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमको ये चाहिए, इसीलिए हम उसको ऐड करें, क्योंकि इधर देख लो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कैश से रिलेवेंस नहीं है, लाइक क्रिएटेड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपने क्रिएट किया, उससे कोई कैश का फ्लो चेंज नहीं हुआ, ना तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो, फिर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि वहां पे हम कैश के फ्लो की बात ही नहीं कर रहे। कैश का फ्लो तो तब आएगा जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। शायद आपने देखा होगा इसके ऊपर मैंने एक बारी कैश का फ्लो की बात की ही नहीं। इसके बाद जो मैंने वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल लिया, यहां पे मैंने कैश के फ्लो की बात की थी, इसके ऊपर तक अपन ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा मेन फोकस था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। गॉट इट? समझ आया यहाँ पे? जस्ट सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस के ऊपर अपन का डेप्रिसिएशन तो उसके ऊपर आएगा ना? हाँ, तो आपने नीचे क्यों लिखा है डेप्रिसिएशन? अच्छा डिक्रीज, वो डिक्रीज है, ऐसा वो डिक्रीज है, डिक्रीज इन करेंट डिक्रीज नहीं रहता। हाँ वो ठीक है। और कोई है? हाँ सर प्रोविजन ऑफ टैक्स अमाउंट बताओ ना, आप इसको एक फॉर्मेट तो कंप्लीट लोग जरूर बताओ यार, वो तो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बताओ वापस से। हाँ जी, इधर पहले किसी ने पूछा। सर क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज होंगे तो हमारे पास तो मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमारे पास से पैसे थोड़ी जा रहे हैं अभी, ये थोड़ी की है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज होंगे, अगर क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हुए, दैट मींस सर गुड्स खरीदे हैं और हमें अमाउंट देना बाकी है, अमाउंट देना बाकी है। क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज हुए, हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में, तो इसके बिहाफ पे मेरे को वो पर्सन को अमाउंट देना बाकी, क्या मैंने वो पर्सन को अमाउंट दे दिया? तो आपको पता है क्या वही एक क्रेडिटर्स है जिस कारण वैल्यूएशन हुई? बाकी क्रेडिटर्स हमारा एक होता है या बहुत सारे होते हैं? तभी तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं ना। इसीलिए जब अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको नेट लेते हैं कि भाई कुछ हमने पेमेंट्स भी तो की होगी, तो जो पेमेंट्स की है इसी पेमेंट्स के बिहाफ पे हम इसको नेट करके इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि आपकी अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम उसको ऐड करने वाले हैं, अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो उसको माइनस करने वाले हैं, अगर एसेट डिक्रीज होंगे तो उसे प्लस करने वाले हैं, और अगर एसेट आपके इंक्रीज होंगे तो उसे माइनस करने वाले हैं, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं।
कुछ पेमेंट्स होंगी और कुछ हमने उधार में गुड्स खरीदे होंगे, क्योंकि उधार में खरीदे तो पेमेंट देना बाकी है, क्योंकि जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या देखता है, ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, इन दोनों का नेट अगर करोगे तो नेट अगर करके करोगे तो एक ही चीज देखिए कि हमने प्रोविजन बनाया है, लेकिन रियलिटी क्या है, कुछ टैक्स भी पे किया है और फिर उसके बाद मैंने प्रोविजन बनाया। इसीलिए जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई हमने कुछ उधार में कुछ खरीदे हैं लेकिन कुछ पेमेंट्स भी की, क्योंकि आपको पता है क्रेडिटर्स भी अवेलेबल हैं और स्टॉक भी अवेलेबल है। बताओ अगर गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? स्टॉक तो इंक्रीज होगा, समझ आए? अब वो जो स्टॉक इंक्रीज हुआ है क्या पता कैश से हुआ है या क्रेडिट से हुआ है, क्रेडिट से भी हो सकता है, कैश से भी हो सकता है। तो either instead of preparing creditor account and doing the calculation like how much we are paying to the creditors, we will do the effect of these two figures, like stock का भी कर दिया और creditors का भी कर दिया, तो आपस में क्या होते हैं, इन दोनों का जो भी पेमेंट होगा वो सेटल हो जाएगा। That is the reason कि हम यहाँ पे increase in creditors को भी ऐड वाले फिगर में ले लेते हैं। समझ आया? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स के कारण कोई इनफ्लो थोड़ी हो रहा है कैश का। हाँ देखिए, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स वो अभी हमको दिख रहा है ना डायरेक्टली। जैसे प्रोविजन की बात किया जाए तो प्रोविजन अगर 30,000 रुपए और 50,000 रुपए है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमने नेट प्रोविजन 20,000 रुपए का बनाया है, ये दिख रहा है, पहले से 30 था अभी 50 है, कितना दिख रहा है नेट हमने प्रोविजन कितने रुपए का बनाया? नेट प्रोविजन देखते नहीं है शायद, वही बता रहा हूँ मैं, नेट को बताया 20,000 रुपए का प्रोविजन है, रियलिटी कैसी है, कुछ पे भी किया है और फिर कुछ बना। सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे क्रेडिटर्स, तो सर हम अब क्रेडिटर्स को कैलकुलेट क्यों नहीं करते? जब इतना ही है तो कैलकुलेट क्यों नहीं करते? क्योंकि अ लॉट ऑफ क्रेडिटर्स आते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर्स को, लेकिन जब हम अपग्रेडेड लेवल पे जाएंगे, जब हमको क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन अभी हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो डायरेक्ट हमको उसका नेट फिगर लेना है कि अगर जितना भी नेट आ रहा है उसको मार्क करेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों को पे किया होगा, बट यहाँ पे इनफ्लो थोड़ी हो रहा है, हमने तो पे किया होगा कुछ लोगों को। बिल्कुल सही बात है, हमने कुछ लोगों को पे किया होगा। अगर हमने क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस पेमेंट तो की नहीं। अगर क्रेडिटर्स मेरे डिक्रीज हो जाते, जैसे मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाते तो मैंने उनको पेमेंट डिक्रीज, अभी बताया 15 देना था 10 दिया तो 5 कम दिया, कैसे 5 कम कैसे हुआ? क्योंकि पेमेंट कर दी उनको। यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस स्टॉक में भी इफेक्ट आया होगा, लेकिन हमने क्या स्टॉक में ऐसा सेग्रीगेट किया कि कैश वाला कितना क्रेडिट वाला कितना, वो तो डायरेक्ट जो स्टॉक आया उसको मार्क कर लिया। लेकिन अगर स्टॉक बढ़ा, क्रेडिटर्स के कारण हुआ होगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, स्टॉक बढ़ा तो प्लस करोगे या माइनस? प्लस। स्टॉक बढ़ा तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? माइनस। स्टॉक बढ़ा तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? माइनस। लेकिन क्रेडिटर्स बढ़े तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? देखा, डेटर जो स्टॉक है वो माइनस हो गया और क्रेडिटर्स जो हुए वो प्लस हो गए, तो इनका जो इफेक्ट है वो आपस में नेट आ गया। समझ आया? अगर जो कैश वाला होगा ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। जैसे देखो स्टॉक है कितने रुपए से बढ़ा? 8,000 रुपए से। आपके जो क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक बढ़ा था 8,000 रुपए से, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स पहले 11 के थे अभी 15 के हो गए, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। समझ आया? देखिए स्टॉक कितने रुपए का बढ़ा? 8,000, क्रेडिटर्स कितने रुपए के बढ़े? 4,000 रुपए के। मतलब समझ पा रहे हो क्या है? मतलब जो मैंने उधार में गुड्स खरीदे वो कितने रुपए के खरीदे? अब देख, स्टॉक मेरा कितने रुपए का बढ़ा? 8,000। मैंने इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने रुपए की परचेजेस की? 8,000। क्रेडिटर बढ़ गए कितने रुपए के? इसका मतलब क्या है? स्टॉक के कारण बढ़ा। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मतलब मैंने उधार में गुड्स खरीदा कितने रुपए का? 4,000 रुपीज का। उधार में गुड्स खरीदा कितने रुपए का? तो कैश में कितना खरीदा? कैश में कितना खरीदा? 4,000 रुपीज। तो कैश में जितना खरीदा वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है। माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? आउटफ्लो ना माइनस करेंगे। अब देखो समझ लो सर, स्टॉक 8,000 रुपए का पड़ा था, इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देंगे क्योंकि 4 दोनों सेम हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 16,000। अब ठीक है बोलो। हाँ, क्रेडिटर्स कितने रुपए से बढ़े? 5,000 रुपए से। यहाँ पे स्टॉक कितने रुपए से बढ़ा? 8,000। तो उधार में कितना सामान खरीदा?
टोटल स्टॉक बढ़ा 8,000 का, जिसमें से पता चल गया 5,000 रुपए का उधार में खरीदा, तो नकद कितना? 3,000। तो कैश पेमेंट हमने कितनी की है? 8,000 की है 3,000 की? देखना कैश पेड कितना? 3,000। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब ये हमको समझ में आ गया कैश पेड, कैश का आउटफ्लो 3,000 रुपए का। इसको देखते कैसे? हमने अभी जो फॉर्मूला सीखा, हमने जो एक कॉन्सेप्ट सीखा, सर डिक्रीज इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है? प्लस या माइनस? माइनस कितने रुपए का? 8,000 रुपए का माइनस में आ गया। कैसे? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और क्रेडिटर्स कहां गया? ये क्रेडिटर्स। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स माइनस होता है प्लस होता है? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज क्या होती है? प्लस होती है माइनस होती है? प्लस होती है। तो प्लस कितने रुपए से हुआ? 5,000। माइनस हुआ था 8,000 प्लस हुआ 5,000, फिगर कितना आ गया? 3,000 माइनस में या प्लस में? माइनस में। समझ आया? ये आपस में नेट होके आ गया फिगर। तो इतना डिटेलिंग में हमको नहीं करना ना। इतना डिटेलिंग हम क्यों करेंगे? सिंपल सा फंडा हमने यहाँ पे जो अप्रोच लगाया, जिस हिसाब से ये आया उसको हमने नेट करके फिगर लिख दिया। शेयर समझ में आया? मतलब इंक्रीज इन क्रेडिटर्स का इंडिविजुअल कोई रोल नहीं है, वो स्टॉक के कारण हम यस, स्टॉक के कारण हम उसका इंपैक्ट शो कर रहे हैं। उसका इंडिविजुअल कोई इम्पैक्ट, क्योंकि भाई उधार में कुछ खरीदने से कैश का फ्लो कहां होगा? हम तो उसको नेट करने के लिए, आपस में एडजस्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। समझ आया नहीं आया? तो ये बात इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड अमाउंट। सर यहाँ पे क्या आया? टैक्स पे, कैश का आउटफ्लो है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आउटफ्लो है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, आउटफ्लो है, माइनस कर दिया। इस लोग ऐड क्या करेंगे? आपका प्यारा इनकम टैक्स रिफंड, क्योंकि रिफंड हो रहा है, मिल रहा है, तो हमने उसको प्लस कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। और जब हमने इसको टोटल किया, देन यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोलो समझ आ गया? पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अपन को ये कंफ्यूजन वाला सेगमेंट नहीं है कि सर वो इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट एंड लायबिलिटीज का कैसे करने का? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स में हमको दोबारा से लिख किया है, मतलब वहां माइनस और यहाँ ऐड किया, क्योंकि ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, तुमने क्या किया? माइनस कर दिया। इज इट ओके? ये वाले में इसमें ऐड क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेटिंग और कैश फ्लो नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन नेट प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है। इसके लिए जो आइटम एडजस्ट करना वो हम कर रहे हैं, कोई कैश का फ्लो नहीं है। क्योंकि ये कैश का फ्लो है तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। समझ आया? ठीक है, चलो तो अब इस बात को हम अगर एक क्वेश्चन के साथ देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक मजेदार क्वेश्चन करने वाली, करें मजेदार क्वेश्चन? ठीक है, चलो। ये माइनस और ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको माइनस और ऐड करने के ये वाला, ये बोला जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टोटल आपका जो कैश है वो बोला जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का है। सबसे पहली बात है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिसन वेरी केयरफुली, क्या लिखते हैं? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। फ्रॉम द स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, cash flow from operating activities. Here we used to mark particulars amount. Let's start with this. ये हमने फॉर्मेट रेडी किया, जो क्वेश्चन बोला जाएगा उस हिसाब से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। सुनना है, अगर एक बार सीख लोगे तो घर पे भी कर सकते हो। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिगर आपको गिवन है। सर पिछले साल का गिवन है 60,000, इस साल का गिवन है 80,000, तो कितने रुपए का बेनिफिट है? इस साल हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ है? 20,000। क्या मार्क करोगे? नेट प्रॉफिट एज पर कहां बनी है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट मुझे दिख क्यों नहीं रही है? बैलेंस शीट दिख रही है क्या? या फिर इसमें एक्सट्रैक्ट दिया है क्या बैलेंस शीट का? क्या बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है क्या? इसमें लिखा है क्या कि बैलेंस शीट का पार्ट है? पक्की बात है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या मार्क करोगे यहाँ पे? नेट प्रॉफिट।
क्या मार्क करोगे यहाँ पे? नेट फिगर। बात समझ आ गई? कितना करोगे यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। जो भी फिगर आएगा कितना आएगा? 20,000। कितना आएगा? 20,000। समझ आया? ऐड क्या करोगे? एप्रोप्रिएशन। जल्दी बोलो, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या है? ट्रांसफर टू जनरल। सर एप्रोप्रिएशन में अपने को चाहिए ट्रांसफर टू जनरल, ऐसा कुछ गिवन है क्या? सर ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। तो ऐड हमको करने का था, एप्रोप्रिएशन नहीं किया तो फिगर आ गया 20,000। मतलब समझ गए ना कि नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट का नहीं दिया था। अगर दिया होता तो कुछ एप्रोप्रिएशंस होते। मतलब ये फिगर क्या है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऐड क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। पहले लिख लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग ऑन नॉन कैश एक्सपेंसेस। फिगर कितना है? फिगर कितना है? सबसे पहले आप देख लो, आपको रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए। इधर तो अपने को कुछ भाई सारे फिगर्स दिए, गुडविल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर गुडविल कम होता तो जरूर मार्क करते। सर हो तो रहा है 38 से 30,000 आ तो रहा है। अच्छा ठीक है, पीछे हाँ 19 से 18 चल रहे हैं, और सॉरी 19 से 20, तो हमारा गुडविल कितना हुआ? 8,000 रुपए से कम हो गया। गुडविल 8,000 रुपए से कम हो गया तो क्या मार्क करेंगे यहाँ पे? गुडविल अमाउंटाइज कितने रुपए से? 8,000। इसी के साथ लेस कर लेना एक चीज और, क्या है वो? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम। चलो एक एक करके पहले लिए ना। ये हो गया करंट एसेट्स, हो गया प्रोविजन फॉर डेट, या प्रोविजन फॉर डेट 1 2 3 प्रोविजन फॉर डेट। पहले कितना है? 30 और अब कितना है? 40। मतलब सर प्रोविजन में पिछले साल तक डेप कितना डाला था? 30, और अब कितना डाला है? 40। कितना ज्यादा डेप और हमने ट्रांसफर कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। कितना डेप डाला? समझ आया? तो कितना फिगर है? 40। डेप्रिसिएशन कितना है? 10। पहले 30 था, अब 40 है। कितना और डाला था? 10। तभी तो प्रोविजन और फिर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन में अपन उसी से डेप्ट निकालेंगे। प्रोविजन फॉर निकालते नहीं बेटा, उसमें डालते। प्रोविजन फॉर डेप मतलब हर साल जो डेप लगाया वो डेप हमने एसेट में से माइनस करने की प्लेस पे प्रोविजन फॉर डेप में डाल दिया। तो हमने डाला तो प्रोविजन की वैल्यू बढ़ गई। सर इसमें प्रोविजन ऑफ डेप्ट का ये क्या? प्रोविजन ऑफ डेप्ट नहीं प्रो डेप बस मार्क करो ना, अपन को प्रोविजन फॉर डेप नहीं चाहिए, अपन को डेप चाहिए। और डेप कितना है? 10,000। आफ्टर दैट और भी कुछ है क्या? नहीं सर, बाकी तो सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं। आउटर कॉलम में लिख दो सर, ये 18,000 रुपए इधर हो गया, तो टोटल कितना फिर आया? 38। ये क्या हुआ आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी। ऐड क्या करने वाले हैं? इन पूरा बोलोगे भाई, गलत बात। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करोगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। शाबाश, ये फिगर हो गए। इस सबको सेटल करोगे तो फिर अपने पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस। ये काम कौन करके बताएगा? आप लोग करके बताओगे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी मैं मदद करूंगा, लेकिन पहले करो तो पता तो चले कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी की क्या अप्रोच है। जरा जल्दी से करके बताइएगा, जल्दी। हाँ जी, क्या स्टेटस है भाई? यहाँ देखिए, चलिए। अच्छा एक काम करते हैं, क्या मेरे को बताने की कोई जरूरत है? पक्का?
एक काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करिए, मेरे जो मैंने किया है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन कैसे है? चलिए डू योर ओन, कोई समस्या नहीं है, मैं अपनी आप लोगों की भी मदद कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट कोई समस्या नहीं, एक एक करके देखिए। सबसे पहले सर अपन को पता है ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि हमको अमाउंट मिल गया, तो मार्क करेंगे ट्रेड रिसीवेबल, कितने रुपए मिले हैं? 6000। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डेब्ट, सर इस पे डेब्ट का ट्रीटमेंट हो गया, I'm just telling you how this 10,000 is there. After this we are having inventories. Inventories का मतलब stock बढ़ गया, that means नेगेटिव बढ़ गया मतलब हमने खरीदा है, आउटफ्लो है। अब देखो उसमें कुछ कैश वाला भी हो सकता है, कुछ क्रेडिट वाला भी हो सकता है, तो अगर क्रेडिट वाला है तो सर उससे तो कैश गया नहीं, तो क्यों मार्क कर रहे हैं? उसको हम न्यूट्रल करते हैं अपने क्रेडिटर से, क्रेडिटर्स को भी मार्क कर देंगे, उससे जो भी कैश वाला होगा वो सेटल हो जाएगा, हमने सीखा है। चलो तो मार्क कर दो, आंख बंद करके सीधे इन्वेंटरीज इंक्रीज हो रही है तो माइनस में आएगा 20,000, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट कितना है? 21,000 पहले था, अभी कितना हो गया? 12। मतलब आपका आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ पार्ट ऑफ योर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कम हो रही है भाई। आउटस्टैंडिंग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, पहले 21 था अभी 12 है, दैट मींस 9,000 रुपए पे कर दिया ना, पे कर दिया तो कैश गया है। आउटस्टैंडिंग रेंट फिगर गुडविल सर एमोर्टाइज हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 2000 का था, अभी 1000 नेगेटिव में आएगा, ऐड होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट पेड इन एडवांस, फिगर वैल्यू विल बी आगे। हाँ जी, ट्रेड पेबल्स मतलब आपके क्रेडिटर्स ना, ट्रेड पेबल्स पहले 19 के थे, अभी 13 के हो गए, दैट मींस कम हो गए। कम कैसे हो रहे हैं? पे कर दिया तो ट्रेड पेबल्स कितना? सर इधर हो गया, इधर हो गया, डन। कितना कितना टोटल? हाँ, ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लायबिलिटीज तो डिक्रीज हो रही है, नहीं सॉरी अपन पे कर रहे हैं, अपन पे कर रहे हैं, और पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो चल रहा है, पे किया तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको बोल रहा था यहाँ तक मैंने कभी अभी भी कैश का कोई फ्लो ही नहीं किया, इसके नीचे कैश का फ्लो है, तो क्योंकि अपना रिवर्सल का दिमाग चलता है ना, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बट ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक्सपेंसेस नहीं, लाइटली इंश्योरेंस का क्या होगा? हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? 1000 रुपए, पहले 2 था अभी 1 हो गया, दैट मींस आपके जो करंट एसेट्स हैं वो कम हो गए, करंट एसेट्स कम हो गए, और करंट एसेट्स कम होते तो क्या किया जाता है? उसे ऐड किया जाता है, तो हमने 1000 रुपए ऐड कर दिए, और इंश्योरेंस में हमने प्रीमियम पहले पे कर दिया, तो हमने प्रीमियम पहले पे कर दिया था, अब जब एक्स्ट्रा पे कर दिया था तो अभी सेटल करने की बात आई, वैल्यू एडजस्ट हो गया। कितना है सर यहाँ पे? प्लस में 7000, यहाँ पे अगर बात करें तो 35 होगा सर, 35,000 माइनस में है एंड 7,000 प्लस में है, वैल्यू 28,000 माइनस में आएगा, देखते हैं 28,000 माइनस में है बिकॉज़ माइनस फिगर बड़ा है। चलिए शाबाश, इधर 38 में से 28 माइनस करिए, वैल्यू ये क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर है ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस, आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस 10,000 रुपए का फिगर, गॉट इट ऑन? ठीक है, तो आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस आ गया, क्या करने का अभी? लेस
टैक्स पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, वो भी ये क्या बहुत रेयर होते हैं लेकिन ये कॉमनली होते हैं, तो इसको हम टैक्स पेड यूजुअली मार्क करते हैं। क्या गिवन है? सब टेस्ट करो। तो वैल्यू कितना है? इसको क्या बोला जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर आप मतलब जैसे हम उसके तीन फॉर्मेट है, मतलब उसके अंदर अपने ऑपरेटिंग के अंदर उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। या एक्चुअली कैसा है ना, ये पूरा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से चल रहा है। नहीं सर, वो सही है स्पेसिफिक फॉर्मेट में, मतलब जैसे आपने वो करंट लायबिलिटीज करंट एसेट वाला बीच में दिया है ये वाला, हाँ हाँ, उसके बाद आपने डब्ल्यूसी चेंजेस कर दिए। करंट लायबिलिटीज करंट, यही तो है डब्ल्यूसी चेंजेस। तो सर डब्ल्यूसी चेंजेस में आपने करंट आफ्टर मतलब चेंजेस करने के बाद। सर वो बोल रहा है कि आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस पहले ले लें और बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस बाद में। ऐसा बोल रहा है? नहीं, देख, बिफोर का मतलब क्या होता है? चेंजेस करने के पहले। अब ये हमने चेंजेस कर दिए तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस आया, है ना? ये बिल्कुल स्पेसिफिक ऐसा होता है प्रोसेस। उसके बाद टैक्स से फाइनल पेमेंट कर दिया, अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। बोलो बने पक्की बात, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोविजन ऑफ टैक्स। अभी बता सकता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स, ये समझ आ गया? ठीक है, अच्छा। अब मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स में चाह रहा हूँ बताने के लिए, लेकिन आ ही नहीं रहा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 40 क्या आप क्वेश्चन नंबर 1414 देख सकते हैं? यस सर। पक्की बात है, देखिए सर। हाँ जी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहला दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। आफ्टर कंसीडरिंग दी फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है ना डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, 40,000 रुपए। गुडविल एमोटाइज, ओके, ये भी हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग है। सर गेन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड से तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आफ्टर दिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जर्नलिज्म, मतलब ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, कितना दिया है? 60, ठीक है। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर। आपस में नेट करके निकाल लेंगे, आपस में नेट करके क्या ही कर पाओगे? या नहीं बनेगा? पक्का? अंडरस्टूड, हाँ जी। ये सबको करने वाला है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे को अभी करके बताओगे यस सर। या घर पे करोगे? घर पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। धैर्य, वापस से 15 मिनट में क्लास और कर रहा हूँ। 10 मिनट में क्लास और कर रहा हूँ, फिर तू आराम से ले जाना। मैं क्लास और कर रहा हूँ आराम से, ठीक है, गिर मत जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या वर्बली हो सकता है? देखते हैं, तो देखते हैं, ट्राई करके देखेंगे। लिखा हुआ है चार्लीज लिमिटेड earned a profit of rupees 1 lakh after charging depreciation of rupees 20,000 on asset and a transfer to general reserve 30,000। मतलब ये जो आपको प्रॉफिट दिया है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन और जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का है, लेकिन अपन को तो बिफोर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बिफोर। तो हम वापस क्या करेंगे? इसको जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन को भी ऐड करेंगे। गुड। सर क्यों करेंगे? बिफोर ही तो दिया। आफ्टर दिया, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन और एसेट्स टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अप्रोप्रिएशन चार्ज किया हुआ। आफ्टर का मतलब समझ है? जो प्रॉफिट है उसमें से जनरल रिजर्व माइनस हो चुका है, लेकिन क्या अपने को चाहिए होता है तो वापस आना पड़ेगा ना, जो माइनस हुआ उसको वापस से प्लस करना है। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है, लेकिन वो प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है, अपन को चाहिए नहीं वो, तो जो हटाया उसको वापस ऐड करो। समझ आया? लिखा ये आफ्टर, कोई बात नहीं। समझ आया? आफ्टर तो अपन को वापस क्या करना है? ऐड करना है, देन ओनली वी विल गेट नेट प्रॉफिट। बिफोर, अच्छा आगे क्या लिखे? गुडविल एमोटाइज 7,000, क्या है ये? नॉन ऑपरेटिंग है।
गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है माइनस, अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 3000। आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल मतलब करेंट लायबिलिटीज है 3000 रुपए से इंक्रीज हो रही है, करेंट लायबिलिटी 3000 रुपए से इंक्रीज हो रही है, देन ओ सॉरी करेंट एसेट्स आपके 3000 रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस माइनस करो। ट्रेड पेबल एंड इंक्रीज 6000 मतलब ये करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो प्लस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीजेस 200 मतलब करंट एसेट्स से इंक्रीज हो रहे हैं माइनस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए ना, हमने और प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए, पे कर दिया तो कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं हुआ, आगे एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर डिक्रीज ऑफ रुपीस 2000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, मींस लायबिलिटीज है कम हो रहे मतलब माइनस कर देंगे। इज इट कंफर्टेबल? बात समझ आ गई? कर पाओगे इसको, नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत तो नहीं है? इज इट कंफर्टेबल? इज इट ओके? ठीक है, तो दिस विल बी द ओनली केस। आराम से बच्चों आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कुछ चीजों को जो आप लोगों को करके आना है, होमवर्क मार्क कर देता हूं मैं, हाँ मतलब ट्राई करके आना है, और बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, बाकी एक दो क्वेश्चन और करा सकता हूं छुट्टी की, ऐसा हार्ड एंड नहीं कि मैं दे दूं, ठीक है मार्क कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 अपन ने डिस्कस किया है, मतलब क्लास में किया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 मार्क करिए होमवर्क, 14 मार्क करिए होमवर्क, 15 मार्क करिए होमवर्क, 16 भी मार्क कर ही लीजिए अब होमवर्क, 18 मार्क कर लीजिए होमवर्क, 18 ना ध्यान रखिएगा। करंट एसेट्स और करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेते, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्यों नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी वो कैश का ही पार्ट है। तो 18 मार्क कर लिया ऐसा होमवर्क? यस सर। और चाहिए क्या? नहीं बिल्कुल इलस्ट्रेशन ठीक है, इलस्ट्रेशन लास्ट कहां तक दी थी, कुछ याद है क्या? हाँ जी 21 तक दिया था, उसके पहले सारे दे दिए ना वन बाय वन। तो इलस्ट्रेशन 22, 23, 24, 25, 27 बाकी सब्जेक्ट भी है। ठीक है, ऐसा हुआ है क्या मैंने कभी आप लोग की बात ना मानी? नहीं बोल रहे थे 22 भी बोला था सर, 22 ठीक है। तो भाई सब ये होमवर्क चाहिए। वसुंधरा शायद मेरे को लगा कि आपको ये वसुंधरा नहीं